नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यादवगढ़ से कन्हैया प्रण की बात करेंगे आज, क्योंकि चुनाव की बात हो रही है। उपचुनाव पूरे परवान पर आ गया है, लेकिन यादवगढ़ से कन्हैया प्रण क्या है, आज इसी मुद्दे पर यूपी मांगे उत्तर करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को हिंदुत्व की ओर मोड़ दिया है। सीएम ने मथुरा विवाद का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी से सवाल किया कि क्या वो मथुरा में सरकार के कार्य का समर्थन करेगी। इतना नहीं, सीएम ने कहा कि जातियों में बटे तो भगवान राम के मंदिर का सबूत देना पड़ा, अगर आप बटे तो पहचान बतानी पड़ेगी। सीएम ने कहा कि यूपी में अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बेटियों को परेशान करें। सीएम के इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि वो एनसीआरबी के आंकड़े देखें। अखिलेश ने आगे कहा कि एनकाउंटर वालों के जाने का अब काउंटडाउन शुरू हो रहा है, यानी उपचुनाव में दोनों तरफ से सियासी हमले हो रहे हैं। पहले दोनों ओर से जारी जुबानी जंग सुनिए, उसके बाद तमाम सवालों पर खास मेहमानों से चर्चा होने जा रही है। इस बात स्पष्ट होना चाहिए कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक का मतलब सुरक्षित रहेंगे। काउंटर वाले हैं, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को आवश्यकता तो होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे इसको पनपने मत कीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है। भाषा इस्तेमाल हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। महुआ अभी बाधित नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। हम तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे। मथुरा में सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसमें सहमत है? तो आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है, योगी का कन्हैया प्रण साथ देंगे अखिलेश, ये हमारा पहला सवाल है। योगी ने उपचुनाव को हिंदुत्व की ओर मोड़ दिया है, विपक्ष नहीं खोज पाया बटे कटे का काट, और उपचुनाव का राउंड किसकी हार का काउंटडाउन, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उपचुनाव का राउंड शुरू होने वाला। अब किसकी हार का काउंटडाउन, अखिलेश कह रहे हैं कि इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान हैं, अपने मेहमानों का परिचय करा दूं जल्दी से। आलोक वर्मा बीजेपी की तरफ से रहेंगे, आलोक जी बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुधांशु वाजपेयी प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ मनीष अग्रवाल है राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से करूंगा। मेजर साहब, पहला सवाल यही है कि योगी का कन्हैया प्रण आप साथ देंगे? वो कह रहे हैं कि देखिए हमने जो काम किया और जो मथुरा में आपको पता ही है जो विवाद है, हम उस जन भावना का सम्मान करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी
इसका स्वागत करेगी? क्या खड़ी है समाजवादी पार्टी इसके साथ या नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, अंततः क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो जो भी फैसला कोर्ट का आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। जो भी कोर्ट कहेगा मान लेंगे। और देश के जितने हिंदू मुसलमान हैं वो भी, जैसे कोर्ट का पहले फैसला आया था सबने उसको मान लिया था, हम उसको भी मान लेंगे। पर ये मुद्दा वो नहीं है ना, मुद्दे तो और भी हैं। एक जो आम नागरिक है देश का, वो ये नहीं सुनना चाहता कि फलाने पे क्या हो रहा है, इस पे क्या। विजय साहब, आप सिर्फ कोर्ट की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। होंगे या नहीं होंगे? जन भावनाओं का सम्मान तब नहीं होता है कि जब आप किसी धार्मिक मुद्दे को उठाएं। केवल जन भावना का सम्मान तब होता है तो वो तो ये भी सवाल पूछे ना, अखिलेश यादव कभी जाते नहीं उधर? जिस जनता को आप खाने को नहीं दे पा रहे हैं, जिसको आप नौकरियां नहीं दे पा रहे, जिसके 28,000 स्कूल आप बंद कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो शिक्षा कैसे पाएगी? कोई नया अस्पताल नहीं बना रहे हैं, तो ये जन भावना कैसे ये सुधरेगी? आदमी के पास विजय साहब इतना तो बता दी ना, अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि कभी नहीं गए ना? कृष्ण जन्मभूमि कभी नहीं गए? अरे साहब, कृष्ण जन्मभूमि तो है, कृष्ण तो हमेशा थे, है और रहेंगे। लेकिन वो जो एक आम नागरिक है जिसके बच्चे के पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं है, उसका क्या होगा? उसके लिए तो जो आदमी उसको ये मुहैया कराएगा वही कृष्ण है ना। उसके लिए तो वही कृष्ण है। तो कृष्ण हमें वहां बनना है कि जो एक भूखा आदमी है उसको खाना मिल जाए, जिसके पैन पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा मिल जाए, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसे शिक्षा मिल जाए। तो विजय साहब, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या यूं कहें सीएम योगी इस उपचुनाव को हिंदुत्व की तरफ मोड़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनके पास बताने के लिए और कुछ नहीं है, तो मजबूरी है बेचारे, और करेंगे क्या? ठीक है, कुछ किया होते। आलोक जी, आप पर मुद्दे नहीं है, आप पर कुछ बताने के लिए है, इसलिए इस चुनाव को हिंदुत्व की ओर मोड़ा जा रहा है। बटेंगे कटेंगे, फिर आज देखिए, आज मथुरा का जिक्र कर डाला कि देखिए मथुरा पर समाजवादी पार्टी अपनी बताए राय क्या है। नहीं, मथुरा का जिक्र आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदियों से जो है मथुरा की बात करती रही है। हमारा हर कार्यकर्ता कहता रहा है कि भव्य राम मंदिर वहां बनना चाहिए। काशी की बात हम करते हैं, अयोध्या की बात हम करते रहे हैं। इनको थोड़ी सी खदबदाहट होती है, ये थोड़ा मुश्किल में फंस जाते हैं। जब अयोध्या की बात आ रही थी तब ये मुश्किल में फंसे हुए थे। अदालत ने आदेश दिया, भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, इन्होंने कभी साथ नहीं दिया, तो जाते भी नहीं है वहां पर, जाने की कोशिश भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते। पता नहीं क्या इनको समाजवादी पार्टी के लोगों को राम मंदिर से क्या गुरेज है। शायद उनका जो एक बड़ा वोट बैंक जो इन्हें लगता है कि वो उनका पतवा वोट आलोक जी, फिर आप हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेंगे क्या इस उपचुनाव को? बताने के लिए कुछ नहीं है क्या? देखिए, मेजर साहब की बात का जवाब दीजिए ना, वो पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की साफ विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन मथुरा में अगर मंदिर नहीं बनेगा, अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा, काशी में मंदिर नहीं बनेगा, तो कहाँ बनेगा साहब? कम से कम अपने हिंदुस्तान में जो जहाँ की पहचान है वहां उस तरीके की चीजें होनी चाहिए। वहां मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरी कौम है, उसे कोई एतराज है, उसे भी थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी अगर वो समझा सके, उनका ये भी काम है, अगर वो समझा सके तो समझाएं। मुझे लगता है कि जहां जो जिसका है, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। एक बड़ी आबादी को अगर हक ना मिले तो ये भी ठीक नहीं है। हम तो सबकी बात सोचते हैं ना, हम तो मुस्लिम महिलाओं की बात भी सोचते हैं, मुस्लिम नौजवानों की बात भी सोचते हैं। हम तो सबसे पहले यही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब साथ मिलकर के चलेंगे तभी हिंदुस्तान बदलेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। सुधांशु वाजपेयी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस, आपको लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव को हिंदुत्व की तरफ मोड़ रही है, और आप कहीं ना कहीं, आपका जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं टेंशन में है कि बटेंगे कटेंगे, फिर मथुरा का जिक्र कर देना? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। भाजपा के पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अगर इनके सिलेबस से हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान ये शब्द निकाल दिए जाए तो इनके पास कोई कुछ है ही नहीं। काश अगर योगी पिछले 10 साल की अपनी उपलब्धियों पर बात करते, लेकिन सच तो ये 10 साल में लूट, दंगा, हत्या, बलात्कार, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में। तो उनके पास बताने को कुछ है ही नहीं। जिसका वो दम्भ भरते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, उन्हीं के राज में उत्तर प्रदेश में उन्हीं के लोगों ने, खुद भाजपा का विधायक कह रहा है कि दंगा बजरंग दल के लोगों ने किया। तो ये साफ है कि भाजपा के पास उत्तर प्रदेश
मतलब हिंदुस्तान के ही नौजवानों के लिए नहीं, और खासकर उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए कोई विजन नहीं है। आज जिस दौर में योगी जी बटेंगे तो कटेंगे कह रहे थे, उसी दौर में इलाहाबाद में हजारों हजार नौजवान एकजुट होकर सड़क पर उतरे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि यूपीएससी में भ्रष्टाचार बंद करिए। बाबा की हैसियत नहीं है उस पर एक शब्द बोल दे, उस पर नहीं बोलेंगे। नौजवान रोजगार की बात कर रहा है। 5 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं हुई, और जब भर्ती होने जा रही है तब इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। न नौजवानों को रोजगार है, न महिलाओं की सुरक्षा है। खुद भाजपा के नेता लोग वो कहते हैं कि बेटियों को खतरा है। अरे बेटियों को खतरा किन लोगों से है? भाजपा के नेताओं से है। चिन्मयानंद को जिनका केस माफ कर दिया योगी जी। आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। आलोक सुन पाए? आलोक वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इन बातों का इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। आलोक जी आवाज आ रही है? चलिए, आलोक जी तक आवाज है। मनीष जी क्योंकि उपचुनाव है और बहुत ही अब क्योंकि परवान पर है, लगातार अब तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं, लेकिन मनीष जी अब क्या लग रहा है, ये चुनाव मुद्दों पर होगा या फिर वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारी सीटें जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और बार बार सीएम योगी कह रहे हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं बटेंगे तो कटेंगे, वो बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सनातन का मुद्दा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। भाजपा थोड़ा सा इन मुद्दों पे 2024 के चुनाव में सॉफ्ट हो गई थी और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनका एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है। रोजगार, विकास हर सरकार को करना चाहिए, हर सरकार करती है। जो आज विपक्ष मांग कर रहा है रोजगार और अफसरों की, ये विपक्ष भी पहले शासन में रहा है। तो क्या ये बताएंगे कि जब इन्होंने देश में 55 साल शासन करा, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो क्या स्थिति नहीं? क्या सब गरीबी दूर हो गई? क्या सब सारे काम हो गए? लेकिन आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो मथुरा का मुद्दा उठाया है, तो मुझे लगता है दोनों विपक्ष जो बैठे हैं ये तो अभी राम मंदिर के दर्शन करने भी नहीं गए हैं, तो ये और आगे क्या बता पाएंगे? भाजपा को अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे से बिल्कुल भी डिविएट नहीं होना चाहिए। यही उनकी पार्टी का स्थापना का विषय था, यही उनके मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच में लेके जाते हैं। रोजगार और विकास जो है वो निरंतर योजनाओं के रूप में पहुंचते रहते हैं। सबका साथ सबका विकास अगर कोई भी पार्टी कहती है, तो क्या जो राष्ट्रीय योजनाएं आती है उसमें कोई धर्म जाति के नाम पे भेदभाव होता है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्या शौचालय की योजना में, क्या उज्ज्वला गैस योजना में ये पूछ के ये बेनिफिट दिया जाता है कि किस जाति के है, किस समुदाय के है? नहीं दिया जाता। लेकिन आपकी पार्टी का जो कोर एजेंडा है वो बिल्कुल सामने रहना चाहिए। और इस समय नहीं तो क्या फायदा लग रहा है कि आपको, मनीष जी, लग रहा है फायदा मिल पाएगा बीजेपी को इसका उपचुनाव में? अगर इसका फायदा नहीं होता ना, तो विपक्ष इतना आंदोलित नहीं होता ना इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि विपक्ष के पास इसकी काट नहीं मिल पा रही। जैसे संविधान और आरक्षण की कार्ड भाजपा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं ढूंढ पाई, ऐसी आज विपक्ष जो है ये बड़ी बात है। मेजर साहब विपक्ष पर बटेंगे और कटेंगे का कोई काट नहीं है और ये टेंशन बढ़ा रहा है आप लोगों की। नहीं, देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी, इसी चुनाव की हम बात करें, तो जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी भी नहीं बता पाई थी, तो हमारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कर दिया था। फर्क देखिए, हम कितने तैयार थे और हमें अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था कि जब भारतीय जनता पार्टी ये भी तय नहीं कर पा रही थी कि कौन चुनाव लड़ेगा। मेजर साहब, वो तो विधानसभा चुनाव में भी आपने पहले ही घोषित कर दिए थे, बहुत जगह तो आपने पहले भी घोषित कर दिए थे, तो वहां फायदा थोड़े हुआ कि आपकी सरकार बन गई। तो आप फर्क देखिए ना, यहीं से पता चल जाता है कि किसका मनोबल कितना ऊंचा है। बाकी माहौल बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बजाय हिंदू मुसलमान करने के, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के पास बताने को उनके लिए होता कि हमने ये बनाया, हमने यहाँ नौकरियां दी, अब वो किस मुंह से बताएंगे? 8 बार तो पर्चे फेल हो गए उनके, तो जब आप पर्चे ही लीक हो गए तो नौकरियां तो आपने दी नहीं किसी को, अब किस मुंह से बोले कि नहीं नौकरियां दे दी हमने? वो बात अलग है कि वो विकास की धारा और विकास की वो जो भी बहा रहे हैं वो किधर बह रही है, उसके लिए तो अमेरिका से FBI को बुलाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। ये विकास की धारा है किधर भाई, इसको ढूंढ के लाओ। ठीक है आलोक जी, आप मुद्दों से भाग रहे हैं और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये देखिए एनकाउंटर वाले लोग हैं, अब इनका काउंटडाउन शुरू हो गया जाने का।
बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप जनता से पूछिए ना, हमारे कहे पे मत जाइए, जनता से पूछिए ना। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिएगा। नहीं देंगे आप, वो नहीं देंगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। 2014 के बाद से लगातार हम जनता से ही तो पूछ रहे हैं, अलग अलग इलेक्शनों में जब हम जनता के बीच में जाते हैं, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, 22 का इलेक्शन हो, 24 में थोड़ा गफलत के शिकार हो गए हम, थोड़ा सा आपको आपके पास बोलने का आपको सुर मिल गया, आपको थोड़ी आवाज मिल गई, लेकिन अभी 9 सीटों का इलेक्शन हो रहा है। आपको पता है कि क्या उसका नतीजा निकल के आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, शानदार नतीजा भी निकल करके आएगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं, हम तो ढिढोरा पीट करके, ढोलक बजा करके सबको बताते हैं साहब। ये पहली सरकार है जो 2017 के बाद जब सरकार में हम आए तो हर साल हम ढिढोरा पीट के बताते हैं भैया साल भर में हमने क्या योजना, हमने लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य को हम आपके योगी जी कुछ बताते क्यों नहीं वोट मांगते वक्त? अखबार, अरे सुन तो लीजिए साहब, बहस चोरी हो जाएगी, संघ नहीं होगा, कोई उतार ले जाएगा, ये सब तो बयान है आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के। अरे मेजर साहब, जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था ना, मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूँ आपकी सरकार की बता दीजिए हम सबको। अभी आपको फिर मौका मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, बस एक सवाल क्या नहीं किया, बता रहे हैं 5 तरीके से हमने काम किया है। 2017 प्रदेश किस तरीके का। आलोक जी वो 5 काम पूछ रहे हैं वैसे साहब की 5 उपलब्धियां बता दीजिए अपनी सरकार की। आप 5 काम बता दीजिए साहब, हम तो इस पर वोट मांगते हैं। आप कहते हैं कि फला 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 का समीकरण बनाएंगे और जीत जाएंगे। तो आपकी सियासत में हम तो जोर विनती है, 5 काम बता दीजिए, सिर्फ 5 काम जो आपकी सरकार ने किया, हम सब धन्य हो जाएंगे। अरे साहब, आपको तो जनता ने ही धन्य कर दिया है, अभी फिर से धन्य कर देगी आपको। 9 सीटों का नतीजा निकलने दीजिए, फिर से आप धन्य हो जाएंगे। 2014 के बाद नए नए सपने हर बार देखते रहे हैं, नए नए गठबंधन बनाते रहे हैं। हरियाणा ने भी तो धन्य कर दिया आपको साहब, आपके गठबंधन को हरियाणा ने भी धन्य कर दिया। अभी फिर से इलेक्शन है, फिर से चुनाव है, कई दूसरे इलाकों में चुनाव है, आप धन्य हो जाएंगे। क्या है आलोक जी, आपके मोदी जी 5 काम नहीं गिना पाएंगे और अभी तक आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मीडिया में चले जाइए, टहल आइए। ठीक है ठीक है सुधांशु जी मनीष जी आ रहा हूँ मैं। ठीक है सुधांशु जी ठीक है। आलोक जी बात हो गई, मेजर साहब हो गए। सुधांशु, एक बहुत बड़ा सवाल, वही मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं जो मनीष जी भी कह रहे हैं कि आप काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं इनका बटेंगे कटेंगे का, और इसलिए उनको मौका मिल रहा है। जैसे आपने भी यही फैलाया था कि ये आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, तो लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिला आप लोगों को यहाँ यूपी के अंदर। लेकिन अब ये लोग बटेंगे कटेंगे एक ही लाइन है और बार बार ये कही जा रही है। देखिए, मसला काट का है ही नहीं। हम तब भी लोकसभा चुनाव ही इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़े। हमने कहा ना कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। आज भी सवाल तो वही है, बार बार वही सवाल लौट के आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या योगी सरकार संविधान से ऊपर हो गई है, कानून अपने हाथ में ले रही है। तो अभी भी सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो इस देश के टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, इस देश को खंड खंड में विभाजित कर देना चाहते हैं। हम अभी भी इसी सवाल पे लड़ रहे हैं कि इस देश को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, इस देश के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश की माताओं बहनों की आबरू सुरक्षित रहे, इस बात के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारा एजेंडा क्लियर है, वो बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। उनमें जितनी ताकत हो बांट कर देख लें। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। हिंदुस्तान को तोड़ने की कोई भी साजिश हम कभी सफल नहीं होने देंगे। कुछ भी कोशिश कर लें, जिनके अंग्रेजों के पिट्ठू थे वो भी नहीं कर पाए हिंदुस्तान। तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। हम गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, किसानों, महिलाओं के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम किसी भी सांप्रदायिकता के एजेंडे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारा एजेंडा क्लियर है और जनता इस पर वोट दी थी, फिर से हम पर यकीन करेगी। हम संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जनता जानती है। एक आप सुने आलोक जी आप ठीक है बटेंगे कटेंगे कह रहे हैं, वो फिर संविधान की बात कर रहे हैं कि देखिए संविधान खतरे में आएगा। आप लोग वो भी यही मुद्दा लेके आ रहे हैं, तो फिर
है तो नहीं, असली बात तो ये भूखे भजन न हो 2024 के चुनाव में इस बरगलाने की सियासत को फायदा मिल गया। हम जरा खुश हो गए, उन्होंने कुछ लोगों को बरगला लिया, तो फिर तो वही बात कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया ना जाकर के जमीन पर जब वो गए अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के गए, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मोदी जी पिछले 10 सालों से, इससे पहले के 10 सालों से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कब संविधान बदल दिया साहब। लेकिन ये कि बरगलाने की राजनीति है, लोगों ने कोशिश तो पूरी की थी। कैसे अरे साहब, ये कोशिश हम नहीं आप करते हैं। यम और वायु का समीकरण कौन बनाता है? किसी को बताने की जरूरत है? मुलायम सिंह क्या करते थे? किसी को बताने की जरूरत है? कांग्रेस जब आई तो बंटवारे की राजनीति तो कर रही थी। समाजवादी पार्टी जब पीडीए करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साफ, तो क्या करने की कोशिश करते हैं आप साहब? बताने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जो सबको साथ लेकर के आगे बढ़ती है, सबको साथ लेकर के चलती है। हमारा खुला नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका प्यार। करके आगे बढ़ेंगे, आगे तभी हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। हमने देखा, हमने क्या देखा है 2047 तक हिंदुस्तान को बनाना है। बंटवारे की सियासत बढ़ेंगे। जो जहाँ पर ठीक है, आलोक जी, मनीष जी, ठीक है, तब देश बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कि 5 काम नहीं गिना पा रही है उत्तर प्रदेश में। अरे साहब, तो आप ही गिना दे रहे हैं। आज आप पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चले जाइए, आपको सड़क मिल जाएगी। चलिए आलोक जी रुक जाइए, आप अपने 5 काम याद कर लीजिए। मेजर साहब आपसे 5 काम पूछ रहे हैं, आप याद कर लीजिए। मनीष जी कहना चाह रहे कुछ? मनीष जी पानी पहुंचाने का काम किया। ठीक है, मेजर साहब रुकिएगा, मेजर साहब रुकिए अभी। आलोक जी रुक जाइएगा। मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मेजर साहब हो गई बात। आलोक जी प्लीज अभी रुकिए। आलोक जी, मनीष जी अरे मेजर साहब रुकिएगा, मेजर साहब रुक जाइए। सपना पूरा किया। आलोक जी आप रुक जाइए, मनीष जी का नंबर है, मनीष जी अग्रवाल। काम का तो पूरा इतिहास। अरे ठीक है, हाँ इतिहास अभी रुक जाइए, इतिहास लिख देना, बता देना आलोक जी। कह रहा हूँ तुमसे, वो सुन ही नहीं रहे यार तुम। अरे आप जाइए कड़े पर बाहर निकलिए। हाँ ठीक है, मेजर साहब मनीष जी बता रहे हैं उसका काम। बीजेपी वाले नहीं बता रहे, वो राजनीति मनीष अग्रवाल। आलोक जी रुकिए ना प्लीज। आलोक जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी और मेहमानों को हम मौका नहीं दे पाएंगे ना, प्लीज। ठीक है, मेजर साहब रुकिए। आलोक जी प्लीज, मनीष जी मैं आपको योगीनोमिक्स के 5 तरीके बताता हूँ जो उत्तर प्रदेश में अच्छे हुए। उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 1 लाख करोड़ का जीएसटी दिया है। उत्तर प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ का हो गया है। उत्तर प्रदेश इस बार 32 लाख करोड़ के टर्नओवर को टारगेट कर रहा है। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है इस समय भारत में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 1 और दूसरे नंबर पे है। और अगर आपको मौका मिले, आप तो लखनऊ में ही रहते हैं, तो आज सुबह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक डबल डेकर ईवी बस का शुभारंभ करा है जो लखनऊ में घूम रही है। अशोक लेलैंड की ने लखनऊ में स्कूटर इंडिया में फैक्ट्री लगाई है, उनकी ईवी बस है जिसका सुबह उन्होंने फ्लैग ऑफ करा है। आपको मौका मिले तो उसमें घूम के देखिएगा कि कैसे विकास होता है आज उत्तर प्रदेश में। और अगर आप मुझसे जानना चाहें तो मैं 5 के अलावा 10 पॉइंट और बता सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो मनीष जी मैं एक सवाल है, ठीक है। आप देखिए, आपने एक इनकी सरकार की उपलब्धियां बताई, महिलाओं की सुरक्षा में सबसे बदतर। हाँ, सुरक्षा पर मैं आ रहा हूँ मनीष जी, लेकिन मनीष जी सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर पर इनकी सरकार बनी, लॉ एंड ऑर्डर पर इनकी सरकार बनी। मनीष जी, लॉ एंड ऑर्डर पर इनकी सरकार बनी और ऐसा पहला इतिहास में हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सरकारें गिरती है। लेकिन एक आप राजनीतिक विश्लेषक है, अब ये कहते हैं कि देखिए एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, फिर ये एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाते तो वहां यूपी की स्थिति खराब है, जो विपक्ष उठाता है। विपक्ष कहता है झूठ बोलता है भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, मोदी और योगी खिलाफ साजिश है। उनके सबके एनसीआरबी के आंकड़े बोलने चाहिए और पॉपुलेशन के परिप्रेक्ष्य में बोलने चाहिए। 2 करोड़ की आबादी के राज्य से कंपेयर नहीं करोगे। कांग्रेस के महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित उत्तर प्रदेश है।
ये एनसीआर में मिला हुआ है, ये भी गठबंधन में शामिल हो गया। चलिए मैं आलोक जी आप जवाब दीजिए इस बात का। आलोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए जब आप आए तो कानून व्यवस्था, बुलडोजर, एनकाउंटर, डर, खौफ है और महिलाएं सुरक्षित, लेकिन फिर वही विपक्ष सवाल करता भाई एनसीआरबी के आंकड़े फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वही तो मैंने आपसे कहा ना साहब कि हमने क्या परिवर्तन लाया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार शपथ ली, तो उन्होंने परिवर्तन क्या लेकर के आए? उन्होंने पुलिस का हाथ खोल दिया, उन्होंने वर्दी पर बंधन नहीं लगाया। जो काम से लखनऊ से कहा जाता था ना, मुजफ्फरनगर कांड जब हुआ इतना हाथ खोल दिया कि भाजपा के विधायकों को वो काम हमने नहीं किया। हमने किसी का हाथ नहीं बांधा। अगर कोई हमारे समय में एफआईआर दूसरी बात और दूसरा कानून व्यवस्था का आपका ये हाल है, आपका आप ही का विधायक ऊपर जाएगा या तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जाएगा। ये भनक हमने पैदा की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इतने आसानी से बदल नहीं सकता था। 2017 के पहले हुआ था, अलग अलग इलाके मोहित पांडे के हत्यारों पर क्या किया, अमन गौतम के हत्यारों पर क्या हुआ, उनके घर पर उत्तर प्रदेश में कोई उन हत्यारों पर क्या किया? आज पुलिस को गुंडेगर्दी है, आप खुद ही कह रहे हैं पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया। ये कहिए ना कि उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है, क्या पुलिस को इतनी छूट मिल गई है कि वो किसी भी व्यापारी को कर्ज आज महिलाएं सड़क पर निकल सकती हैं, वो चाहे मोहित पांडे हो या अमन गौतम हो। शहर में किसी भी प्रदेश की पुलिस बल्कि हत्यारी मेजर साहब व्यवस्था में तो देखिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम तो हुआ है ना सर। सुधांशु जी रुकिए, घर से उठा के एनकाउंटर कर दे रहे। आलोक जी आपकी बात कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी की बात करें। मेजर साहब से जवाब और क्या रुकिएगा प्लीज, सुधांशु जी रुकिए, वीडियो सुधांशु जी रुकिए प्लीज। देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स का व्यापार किस प्रदेश में होता है? तो उत्तर प्रदेश। ड्रग्स का देश में प्लीज, जिस देश सुधांशु वाजपेयी जी ऐसे नहीं हो पाएगा ना, उसकी कानून व्यवस्था कैसी हो सकती है? साहब आलोक जी तो कह रहे हैं कि हम देखिए एफआईआर दर्ज हो रही है, पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। पार्टी का विधायक पुलिस के सामने पिट रहा था, थप्पड़ रहे थे। मेजर साहब पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, पुलिस पहले भैंसों को ढूंढने में बिजी रहती थी। बाकी कानून व्यवस्था क्या हो? लखनऊ की महिला दरोगा को लोग उठा के पूरे शहर में घुमाते रहे और लखनऊ का ये हाल है, तो बाकी का क्या हाल होगा? ये केवल ढिंडोरा पीटते हैं, बाकी मामलों से मैं आपको नाम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर मनीष अग्रवाल आपसे एक रिएक्शन। ठीक है मेजर साहब हो गई, आलोक जी आपकी बात हो गई। मनीष अग्रवाल जी देखिए ये 9 सीटों की लड़ाई है, अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो 9 सीटों का आंकड़ा है। अरे भाई आप ही बोल लीजिए, फिर मेरा क्या फायदा होगा ना? मेजर साहब मुझे भी तो यहाँ कपड़े पापड़े पहना के बिठाया कि आप एंकर हो, आप डिबेट कराए, आप मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं। अब मैं किसी और के पास जाता हूँ तो आप जाने नहीं देते हैं। आप पूरे बात ही कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, तो फिर बात कैसे बनेगी ना? वैसा ये भी तो है। मैं तो जवाब ले रहा हूँ ना उनसे, आपसे बताइए आपका मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर क्या? एनसीआरबी का मुद्दा मैंने नहीं पूछा। मैं उन लोगों के नाम गिना रहा हूँ जिनके ऊपर 70 मुकदमे हैं, लेकिन केवल ठाकुर है इसलिए। अरे सर वो पता आपकी सरकार में तो एफआईआर नहीं लिखी जाती थी ना, वो तो यही कह रहे हैं। आपकी पुलिस भैंस चोरी की शिकायत पर लगी रहती थी, आजम खान की भैंसें ढूंढती थी ना आपकी। तो वो नाम है जिन पे ये जवाब। बनी जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये 9 सीटें और देखिए अगर हम पुराना आंकड़ा देखें तो 50-50 का मुकाबला बनता है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लग रहा कि जो बीजेपी 9 की 9 कह रही है वो 9 सीटें नहीं जीत पाएगी, चाहे वो सीसा मऊ हो या वो करल सीट हो या वो कुंद्रक की सीट हो, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी के लिए मुश्किल है, मैं उसको डिनाई नहीं करता कि बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। जी मैं आपकी बात, मैं तो 4 सीटें गिरा रहा हूं आपको, सीसा मोई, कुंद्रक की, करल। ये करल तो देखिए गढ़ माना जाता है। देखिए इस बार करहल में ही मुश्किल है, मैं खुद ये चाह रहा था कि आप इस चीज का मुद्दा उठाएं। इस बार करहल में ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो घोसी यादव का वोट है ना बीजेपी के टैक्टिकल कैंडिडेट से, उसमें हो सकता है कुछ शिफ्टिंग हो, क्योंकि एक बार आपको मालूम है कि ये वोट अगर समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट हुआ था तो समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव भी चुनाव हार गई थी।
तो इसमें दोनों पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी के स्ट्राइक रेट से बढ़िया होगा। 9-5 से ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलेंगी, हो सकता है 6 या 7 से मिले। और दूसरी चीज, चुनाव का एक नैरेटिव होता है, अगर हम 9 सीटों के चुनाव से आकलन करेंगे सरकार का, तो वो मुझे लगता है सही परिप्रेक्ष्य नहीं होगा। लेकिन ये चुनाव बीजेपी के लिए उतना महत्वपूर्ण है जैसे कि हर चुनाव होता है। बीजेपी और हर पार्टी हर चुनाव को अच्छे समझती है। मुझे तो ये लगता है कांग्रेस को इसमें एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो यूपी में अपने आप को किस दिशा में देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास कितने विधायक हैं कौन नहीं जानता। लेकिन आगे की राजनीति वो तो सर टिट फॉर टैट है ना मनीष जी। अब इन्होंने मध्य प्रदेश में बिठा दिया इनको पीछे, हरियाणा में बिठा दिया, तो अभी इन्होंने यूपी में बिठा दिया समाजवादी पार्टी ने। नहीं, लेकिन इसीलिए तो यही तो चीज देखने वाली है 2024 के बाद। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं।